गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अभी पिछली क्लासेज में हमने क्या किया, 3-4 दिन तक हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर की सीरीज की। यानी जो भी हमने चैप्टर कंप्लीट किए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये हमने क्वेश्चन की सीरीज की थी। इसके बाद अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आज का हमारा चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या है चैप्टर का नाम? रक्त परिसंचरण तंत्र। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या होता है रक्त परिसंचरण तंत्र? तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे सर्कुलेट करना, क्या होता है सर्कुलेट करना? रक्त, ब्लड यानी रक्त, यानी क्या बोलते हैं उसे आम भाषा में? खून बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना, ब्लड को आप समझते हैं, रक्त को समझते हैं, खून को समझते हैं। खून से ज़्यादा इजी नहीं हो सकता। सर्कुलेटरी क्या होता है? सर्कुलेट करना यानी घुमाना, यानी इधर से उधर घुमाना। जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे हमारा बिजनेस ही है, ठीक है, तो हमारे बिजनेस में क्या होता है, सामान जो होता है वो आना और जाना, आयात और निर्यात का काम चलता रहता है। कि हमारा जो किसी भी चीज़ का हम बिजनेस करेंगे तो हम कहीं ना कहीं से तो सामान उठाएंगे, फिर उस चीज़ से हम जो भी हमारी कंपनी होगी, जो भी हमारा बिजनेस होगा, जो भी हम काम करेंगे, चीज़ तैयार करेंगे, उस चीज़ को बनाएंगे, तैयार करेंगे, फिर उसे मार्केट में भेजेंगे। तो वो क्या होगा, वहां से सामान आया, सर्कुलेट हुआ, यहाँ पे काम हुआ और फिर वो घूम के मार्केट में फैल गया। तो क्या हुआ, उसे क्या बोलते हैं? सामान को इधर उधर जाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान का इधर उधर घूमना, पूरे मार्केट में बेचना, भेजना, क्या कहलाता है? डिलीवर करना, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। यानी सारी चीजों का इधर से उधर घुमाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्कुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह एक कोई भी सामान हो, उसे लाने का, ले जाने का, घुमाने का, भेजने का जो काम किया जाता है वो कहलाता है सर्कुलेट करना, यानी घुमाना, मार्केट में चीज़ों को घुमाना। तभी तो बिजनेस चलेगा, जब मार्केट में हमारी चीज़ें फैलेगी तभी तो चलेगा ना बिजनेस। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड का पूरे शरीर में सर्कुलेशन होना, पूरे शरीर में घूमना, क्या कहलाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? जब ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, वो शरीर में नसों में घूमना शुरू करता है और जो जहाँ पर वो क्रिया हो रही होती है, जिस सिस्टम में वो क्रिया हो रही होती है, जिस तंत्र में वो क्रिया हो रही होती है, उस तंत्र को क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। परिसंचरण का मतलब होता है घुमाना, सर्कुलेट करना। क्या होता है? परिसंचरण करना, परिवहन करना, घुमाना। ठीक है, तो क्या कहलाता है? ब्लड का पूरे शरीर में घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? रक्त परिसंचरण कहलाती है। क्या कहलाती है? रक्त परिसंचरण की क्रिया कहलाती है। और जिस सिस्टम में ये रक्त परिसंचरण की क्रिया चल रही होती है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? उस तंत्र को क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है ब्लड को। क्या पढ़ना है? ब्लड को पढ़ना है, रक्त को पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? ब्लड को पढ़ना है। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? ब्लड होता क्या है? ब्लड, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है ब्लड के लिए? कि ब्लड एक नेचुरल कोलाइड होता है। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, ब्लड यानी रक्त, ब्लड एक नेचुरल यानी प्राकृतिक, नेचुरल कोलाइड होता है। अब आप पूछेंगे कि ये कोलाइड क्या होता है? पूछेंगे ना, कोलाइड होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोलाइड क्या होता है। जैसे
एग्जाम्पल के लिए आप चाय बनाते हो, आप शरबत बनाते हो। आइसक्रीम जो होती है अगर आप उसे कपड़े से छानेंगे तो पिघल जाएगी ना, वो कपड़े से छानेंगे पिघल जाएगी, लेकिन कुछ कण बच जाते हैं, कपड़े में कुछ कण बच जाते हैं। जब चाय छानते हो तो चाय की पत्ती बच जाती है, अदरक बच जाता है, और बारीक से उसे पीस पीस के छानोगे तो भी बहुत बारीक से कण ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, जैसे शरबत बनाते हो, नींबू, उसमें शिकंजी बनाते हो, उसमें नींबू, काला नमक, काली मिर्च, जो भी सारी चीज़ें डालते हो, जब उसे छानते हो छलनी से या कपड़े से तो उसके ऊपर बारीक बारीक कण रह जाते हैं। तो वो जो बारीक कण रह जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। यानी छानने के बाद जो कण बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। वैसे कोलाइड का जो अध्ययन होता है वो पूरा केमिस्ट्री में होता है, लेकिन हमें यहाँ पे कोलाइड नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? ब्लड पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? रक्त पढ़ना है। तो कोलाइड को बस आप इतना जान लेंगे कि कोलाइड क्या होता है कि छानने के बाद जो कण बचते हैं, कपड़े में या छलनी में जो कण बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कोलाइड कहलाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि जो ब्लड है, जो रक्त है, वो एक नेचुरल कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। मैंने आपको संयोजी ऊतक अच्छे से पढ़ाया है। टिश्यू मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें आप देख लेंगे। टिश्यू को पूरा कंप्लीट पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट पे जाके आप टिश्यू के थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 से 6 क्लास है, एक एक टिश्यू को, एक एक ऊतक को अच्छे से कंप्लीट कराया है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। तो रक्त कैसा है? संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव से जैसे नाम से ही लग रहा है, कनेक्ट करना यानी जोड़ना, यानी बांधने का काम है। ये क्या करता है? कोशिकाओं को बांध कर रखता है, कोशिकाओं को जोड़ कर रखता है। क्या? रक्त यानी ब्लड। ब्लड हमारी संपूर्ण कोशिकाओं को जोड़कर यानी बांध कर रखने का कार्य करता है। तो ये किस तरह का टिश्यू कहलाएगा? तो ये एक संयोजी ऊतक कहलाता है। रक्त एक संयोजी ऊतक कहलाता है। एक एक चीज को बहुत अच्छे से बिल्कुल धीरे धीरे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। फटाफट से इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसमें अब देखेंगे कि जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। ब्लड का यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4% होता है। ठीक है, जब ये 7.4% होता है, कितना होता है? 7.4%। ठीक है, क्षार होता है, बेस होता है। क्या बोलेंगे इसे? 7.4% क्षार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। कितना होता है? 7.4% होता है। ठीक है, जब ये
7 से नीचे आता है तो इसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और जब 7 से ऊपर जाता है तो क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और अगर 7 पर ही रुक गया तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रियल बोलेंगे। तो जब 7 पर ही रुक जाएगा तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रल। जब 7 से ऊपर जाता है, 7 से ऊपर चला जाता है ये पीएच मान, तो इसे क्या बोलेंगे, जब 7 से ऊपर जाएगा तो इसे बोलेंगे बेस यानी क्षार। क्या बोलेंगे, बेस यानी क्षार बोलेंगे। और जब 7 से नीचे रहेगा, 7 से कितना है टोटल, कुल कितना होता है पीएच मान 7.4 होता है। जब 7 पर होगा तो न्यूट्रल बोलेंगे, जब 7 से ऊपर जाएगा तो क्षार बोलेंगे। और जब 7 से नीचे जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, एसिड। तो अगर आपसे पूछे कोई कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है, लेकिन जब वो 7 पर रुक जाता है तो उसे न्यूट्रल बोलते हैं। जब वो 7 से ऊपर चला जाता है तो उसे क्षार बोलते हैं या बेस बोलते हैं। अब 7 से ऊपर चला गया ना तो वहाँ पे क्षार लिखेंगे। और जब 7 से नीचे जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। अब जो मेल में कितना रक्त होता है और फीमेल में कितना रक्त होता है, यानी एक पुरुष में ब्लड कितना होता है, मेल में कितना होता है 5.5 लीटर। कितना होता है 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। और अगर आपसे पूछे कि फीमेल में कितना होता है तो आप बताएंगे फीमेल में होता है 5 लीटर। क्यों होता है फीमेल में कम, क्योंकि वो जो जब शादी हो जाती है तो वो आधा लीटर अपने पति का खून पी लेती है। ठीक है ना, सब पति यही बोलेंगे ना कि जो पतियों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, जो जिनकी शादी हो चुकी है वो पति क्या बोलते हैं कि इनमें आधा लीटर खून इसलिए कम होता है क्योंकि ये शादी के बाद आधा लीटर खून हमारा पीने के लिए तैयार रहती है। लेकिन ये रीजन नहीं होता, ये कारण नहीं होता। कारण क्या होता है, कारण होता है हीमोग्लोबिन की कमी। यानी फीमेल में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसलिए उसमें ब्लड की भी कमी होती है। और ब्लड की कमी की वजह से कितना होता है, पुरुष के मुकाबले आधा लीटर ब्लड जो फीमेल होती है, स्त्री होती है, उनमें कम होता है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि फीमेल में ब्लड पुरुषों के मुकाबले कम क्यों होता है तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, कितना होता है, मेल में होता है 5.5 लीटर और फीमेल में होता है 5 लीटर। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ब्लड कम होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आरबीसी का। आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन किसका निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी का निर्माण करता है, आरबीसी बनाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स बनाता है। रेड ब्लड, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल कितना होता है तो आप बताएंगे कितना होता है, 120 दिन का। कितना होता है, 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद ही ये क्या होती है, मर जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज लेंगे, उस पर देखेंगे अभी आगे का। चलिए, जब आरबीसी मर जाती है, जब आरबीसी डेड हो जाती है तो क्या होता है, तो वो कहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाती है, तो जो आरबीसी मरने के बाद, डेड होने के बाद कितने दिन बाद मर जाती है, 120 दिन बाद मर जाती है। 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। तो ये मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा में जाकर इकट्ठी हो जाती है। क्या लिखेंगे, आरबीसी मरने के बाद कहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, प्लीहा। प्लीहा को तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
तिल्ली, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। तो आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में संग्रहित हो जाती है या इकट्ठी हो जाती है। क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है या इकट्ठी हो जाती है। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। इसलिए प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मरने के बाद ये कहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाती है, स्प्लीन में यानी प्लीहा में जाकर इकट्ठी हो जाती है। और मरने के बाद व्यक्ति जहाँ जाता है उसे क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं ना। जब मरने के बाद कहाँ पे लेके जाते हैं, कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। तो ठीक है, कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। तो इसी तरह जब आरबीसी मर जाती है तो वो कहाँ पे जाकर इकट्ठी हो जाती है, वो प्लीहा में यानी स्प्लीन में जाकर इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। फटाफट से नोट करेंगे, फटाफट से नोट कीजिए इसे। क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब बात आती है कि जो ब्लड होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है। ब्लड यानी रक्त का निर्माण एक वयस्क व्यक्ति में कहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक वयस्क व्यक्ति में ब्लड होता है, जो रक्त होता है वो उसके शरीर में कहाँ पे बनता है, तो आप बताएंगे कि वो एक मानव के शरीर में, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में ब्लड अस्थि मज्जा में बनता है, यानी बोन मैरो में बनता है। क्या होती है अस्थि मज्जा, हड्डियों के बीच में, हमारी जो हड्डियाँ होती है, अस्थियाँ होती हैं, उनके बीच में कुछ इस तरह की जालीनुमा संरचना होती है। किस तरह की, इस तरह की कुछ जालीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड यहाँ से बनना शुरू होता है। क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। किसमें, एक वयस्क व्यक्ति में। किसमें, वयस्क व्यक्ति में। जब एक वयस्क व्यक्ति होता है, जवान व्यक्ति होता है, उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, कहाँ पे बनता है, ब्लड अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में बनता है। किसमें बनता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो बोलते हैं। ये तो हो जाता है एक वयस्क व्यक्ति में। किसमें हो जाता है, एक वयस्क व्यक्ति में हो जाता है, एक जवान व्यक्ति में हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक भ्रूण में, भ्रूण क्या होता है, ऐसे लिखते हैं भ्रूण। भ्रूण होता है वह बच्चा जो अभी तक क्या है, माँ के पेट में है। क्या, कहाँ पर है, माँ के पेट में है। इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रोय बोलते हैं। एम्ब्रोय, भ्रूण को क्या बोलते हैं, एम्ब्रोय। यानी जब तक बच्चा माँ के पेट में है तब उसे क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। और जब वो जन्म ले लेगा तब उसे क्या बोलेंगे, बेबी बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे। ठीक है, तो उससे पहले उसे क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब भ्रूण होता है, जब तक बच्चा माँ के पेट में है, तो उसमें ब्लड कहाँ पे बनता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, उसमें जो ब्लड बनता है वो लीवर के मीसोट्रम में होता है। उसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर के मीसोट्रम में। लीवर के कौन से भाग में, मीसोट्रम में। मीसोट्रम में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक वयस्क व्यक्ति में ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप लोग बताएंगे कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ पे होती है, हड्डियों के बीच में एक जालीनुमा संरचना होती है, इस तरह की, बहुत छोटी होती है। उसमें ब्लड बनता, उसमें ब्लड बनता है, ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस चलता है, कहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे होगा, ये मैं अभी आपको सब कुछ एक एक करके
बताऊंगी। अगर आपसे पूछा जाए एक एम्ब्रॉय में, एक भ्रूण में ब्लड कहाँ पे बनता है, ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लीवर के कौन से भाग में, मीसोट्रम भाग में। कहाँ पे, लीवर के मीसोट्रम में बनता है ब्लड। ये चीज याद रखेंगे, बहुत अच्छे से इन्हें नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आप लोग हेडिंग बना के लिख लीजिए कि एक वयस्क व्यक्ति में ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है यानी बोन मैरो में होता है, और एक भ्रूण में, एक एम्ब्रॉय में, भ्रूण यानी जब तक बच्चा अपनी माँ के पेट में है, जब तक उसका जन्म नहीं हुआ तब तक उसमें जो ब्लड होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर के मीसोट्रम में होता है। नोट करके ये चीज लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, फटाफट से नोट कीजिए इसे। इसके बाद बात आती है कि जो ब्लड होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है स्टोर, यानी वो इकट्ठा कहाँ पे होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है स्टोर, दिखाई दे रहा ना। चलिए तो जो ब्लड होता है वो हमारे कहाँ पे, उदर में, उदर क्या होता है, पेट, पेट के बाईं ओर, हमारे पेट के बाईं ओर होती है एक उदर गुहा। क्या बोलते हैं उसे, उदर गुहा। उदर गुहा में क्या होता है, प्लीहा होता है। क्या होता है, प्लीहा यानी स्प्लीन होता है। तो वहां पर क्या होता है, हमारा ब्लड स्टोर रहता है, ब्लड इकट्ठा रहता है। क्या रहता है, ब्लड इकट्ठा रहता है। तो पॉइंट क्या लिखेंगे कि पेट के या उदर के बाईं ओर उदर गुहा में प्लीहा में, उदर गुहा में क्या है, प्लीहा है, स्प्लीन है। स्प्लीन में ब्लड यानी रक्त संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है, संग्रहित रहता है। ठीक है, अब जैसे जो बैंक हो, जब आप अपना पैसा जमा करते हो तो कहाँ पे करते हो, बैंक में करते हो। घर के जितने भी लोग हैं वो कहाँ पे पैसा जमा करते हैं, अपने बैंक में करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पूरे शरीर का ब्लड जिस चीज में इकट्ठा रहेगा, तो जब हम किसी भी चीज को कहीं जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, बैंक बोला जाता है। तो उसी तरह से जब हमारे शरीर का पूरा ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है, स्प्लीन में इकट्ठा रहता है, एकत्रित रहता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे ब्लड बैंक बोला जाता है। यानी प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, स्प्लीन को यानी प्लीहा को। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि मानव शरीर में ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप जवाब देंगे प्लीहा यानी स्प्लीन को। प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे शरीर का पूरा ब्लड यहाँ पे स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, और यहीं से ब्लड पूरे शरीर में ब्लड की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। ब्लड का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है, यहीं से ब्लड पूरे शरीर में फैलता है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन सारी चीज़ों को। इसके बाद आ जाता है ब्लड के कार्य। क्या आ जाते हैं, रक्त के कार्य आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त के कार्य, लेकिन हम वो कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। आज हमने इतना ही पढ़ा कि रक्त क्या है, ब्लड का क्या है, कहाँ पे स्टोर रहता है, आरबीसी कहाँ पे मरने के बाद जाती है, मरने के बाद इकट्ठा होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसे हम कल पढ़ेंगे। ब्लड के कार्य क्या है, उसे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को
कंप्लीट करते हुए चलेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसमें पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रक्त के कार्य पढ़ेंगे, यानी फंक्शंस ऑफ द ब्लड पढ़ेंगे। ठीक है, तो और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि क्या करना है, रिवीजन करना है। जैसे आप अगली क्लास में जाते हो तो पिछले वाली क्लास को रिवाइज कर लीजिए, उसे पढ़ के ही अगली क्लास में जाइए। जिस दिन आप लास्ट वाली क्लास में पहुंचोगे तो पहली क्लास का इतनी बार रिवीजन हो चुका होगा कि वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल फिर इसमें आगे का पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 4-5 दिन लगेंगे इसे कंप्लीट होने में, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। जितना भी एक क्लास में होता है उसे आप पढ़ लीजिए, 10-15 मिनट लगेगी आपको उसे याद करने में। ठीक है, तो और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी पिछली क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, और प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप हमारी सारी क्लासेज ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।